अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आपको ये बताएं कि सोहेल इकबाल भट्टी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़रीद आलम कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगी बुशरा कमर। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान जावेद और इकराम होती साहब भी। फ़रीद आलम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इससे पहले कराची में बिलखुसूस जो कब्ज़ा माफिया है और वो ज़मीनें जो गैर कानूनी तरीके से जिन पर कब्ज़ा किया गया, उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे। तकरीबन 11-12 महीने हो चुके हैं। किस हद तक इन अहकामात पर अमल दरामद हुआ और कितनी ज़मीन अब तक वागुजार करवाई जा चुकी है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवंबर 2017 में बंदियाती इदारों, शहरी इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत को अहकामात दिए थे कि 2 माह के अंदर शहर से तमाम जो प्लाटों पे कब्जा है उसको खाली कराकर ज़मीन सरकार के ज़मीन वागुजार करा ली जाए। मगर 1 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद KDA, KMC, शहरी इंतज़ामिया ने अब तक जो है 1800 से 2000 प्लाटों को वागुजार करा सकी है, जबकि 35,000 प्लाटों पे ऊपर कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद KDA, KMC और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने एक मीटिंग की थी, इजलास किया था, जिसमें मुश्तरका तौर पर शहर भर में जो प्लाट पे चाइना कटिंग की गई है, पार्कों पे कब्जे किए गए, खेल के मैदानों पे कब्जे किए गए, उनको खाली कराने के लिए मंसूबा बनाया था। ताहम उस मंसूबे पे चंद रोज़ तक ही अमल किया गया, उसके बाद वो कार्रवाई रोक दी गई। KDA ने जो है 1 साल के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए मकानात, स्ट्रक्चर, बाउंड्री वाल, दुकानें, शादी हाल, कमर्शियल प्लाट, गोदाम, ब्लॉक के थल्ले, फार्म हाउस, भैंसों के बाड़े, चंद डिस्पेंसरियाँ, जबकि KMC ने 54 के करीब शादी हाल और 19 मकानात, 7 दुकानें, 2 इलाकों में 2.5 एकड़ ज़मीन, इसके अलावा भैंस कॉलोनी में 43 एकड़ ज़मीन वागुजार कराई है अब तक। जबकि 35,000 प्लाटों का इन्होंने खुद तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है, फहरिस्त जमा कराई है कि कराची के 35,000 प्लाटों के ऊपर कब्जा है जिसे वागुजार कराना है। ताहम अभी तक जो है KMC की जानिब से 2-3 रोज़ कार्रवाई करने के बाद बंद कर दी गई। KDA जो है तो KDA की तमाम तर तवज्जो जो ज़्यादातर रही उनकी शादी हालों की तरफ रही, जबकि शहर में मुख्तलिफ जो STs है, जो एमिनिटीज़ हैं, उनके ऊपर कमर्शियल प्लाजे बने हुए हैं, शादी हाल बने हुए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए, दफातर बने हुए, उनको खाली नहीं कराया गया है। जबकि इसके अलावा 15 दिन का, अभी 1 हफ्ते पहले जो आखिरी समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें KMC और KDA को 15 दिन की आखिरी मोहलत चीफ जस्टिस साहब ने दी थी कि 15 दिन के अंदर शहर में तमाम तजावज़ात और तमाम पार्क को खाली करा ली जाए। लेकिन आज 8 दिन गुजर चुके हैं, ना ही KDA की जानिब से कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही KMC की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई की जा रही है ताकि इनको वागुजार कराया जाए। यहाँ ये भी बता दूं कि जो 1 साल पहले जब नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे 2 महीने में कार्रवाई करने के, तो KMC की जानिब से 2-3 जगहों पर 1-2 रोज़ कार्रवाई की गई थी, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई बंद कर दी थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने अमली तौर पर किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का मातहत इदारा मास्टर प्लान है जिसने प्लाटों के जो है तब्दीली की है और उनके लेआउट प्लान मंजूर किए हैं। इसी तरह KDA की जानिब से भी जो है बिल्कुल भी कोई इस तरह का काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं चंद मखसूस जगहों पे, जबकि सरजानी टाउन, कोरंगी, लांडी, मलीर, नॉर्थ कराची, महमूदाबाद, शीरी जना कॉलोनी, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ पार्कों पे ताहाल अभी भी मकानात कायम हैं जिन्हें ख़त्म करने के अहकामात दिए गए थे, मगर उनमें से किसी एक मकान को भी ख़त्म नहीं किया गया। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो KMC की ज़मीन है उनके ऊपर भी ताहाल सैकड़ों की तादाद में मकानात अभी भी तामीर है जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। और जहां कार्रवाई करने जाते, जब इनसे बात की जाती है कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को 1 साल का अर्सा गुजर चुका है, तो उनका कहना यह होता है शहरी इदारों का कि हमारे साथ ना रेंजर्स ताउन करती है, ना पुलिस ताउन करती है, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम जाके वहाँ पर अवामी रद्द-ए-अमल का सामना कर सकें। क्योंकि जिस जगह पर भी ये कार्रवाई करने जाते हैं कराची, तो वहाँ पर इनको शदीद मज़म्मत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लाखों की तादाद में ऐसे मकानात हैं जो सरकारी ज़मीनों पर बनाए गए जिनकी मालियत खरबों रुपए बताई जाती है। अब वो उनका कहना ये, जो मकीन है उनका कहना ये कि हमने ये प्लाट अपने पैसों से ख़रीदे हैं, KDA से हमने जाके इसको वेरीफाई किया था, KMC से वेरीफाई किया था, तस्दीक किया था, उसके बाद ख़रीदे। KMC उन लोगों को पकड़े, KDA उन लोगों को पकड़े, उन अफसरान को पकड़े जिन्होंने इन प्लाटों को फ़रोख्त करने में मदद की है। हमने तो अपने पैसे दे के खरीद किया, हमने यहाँ पर मकानात बनाए हुए 2-2, 3-3 मंजिला, हम इनको कैसे खाली कर दें, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है इनको मुतनब्बा कर रहा है कि हमारे लिए तमाम सरकारी ज़मीनें खाली कराई जाएँ। अच्छा फ़रीद आलम, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वाटर कमीशन के अहकामात के बावजूद कराची में चाइना कटिंग का सिलसिला अभी भी जारी है, ये सिलसिला रुक नहीं सका। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे उसके मुताबिक 35,000 प्लाटों से तजावजात का खात्मा होना था, ये इनकी कब्जा वागुजार होना था।
अभी तक सिर्फ 1500। केडीए की अपनी इंटेंशन नहीं है, अपनी वो उनकी विल नहीं है कि कब्जा माफिया के खिलाफ वो कार्रवाई करे, या उसके साथ अगर उसे कोई दीगर ऐसे इदारे कराची में मौजूद हैं जिनकी अगर उसे मावनत हासिल हो जाए तो फिर वो इन तमाम कब्जा प्लाटों से जो कब्जा है वो ख़त्म करवा सकती है। असल रुकावट है कहाँ पर? जी, असल मामला ये है कि केडीए या केएमसी का कि ये इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे क्योंकि अब वो आबादियाँ बहुत बड़ी हो गई हैं। उनके इन केएमसी या केडीए के पास कोई कानून नाफिज करने वाले इदारती इख्तियारात नहीं है, मजिस्ट्रेट के इख्तियारात नहीं है। अगर इनको शहरी इंतजामिया की जानिब से मदद फराम की जाए तो हो सकता है कि ये प्लाट खाली हो जाएं। दूसरी जानिब ये भी मसला है कि केडीए और केएमसी के अफसरान ने खुद मिलकर ये मामला तय किए थे, सारे प्लाटों की खरीदो फरोख्त में मुलविस थे। अगर ये मुकम्मल तौर पर उनको ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर उनके अपने अफसरान तक भी बात आ रही है, उनके कॉलर्स तक बात आ रही है कि उनको भी पकड़ा जाएगा, उनसे भी एहतसाब किया जाएगा। फिर केडीए और केएमसी जो है कि अफसरान जो है मुकम्मल तौर पे जो है इससे में गैर संजीदगी इख्तियार किए हुए और बहाना ये बनाया जाता है कि अगर हम इस मकान को या प्लाटों को वागुजार कराने जाते हैं तो नुक्से अमन का खतरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं एमिनिटीज़ के ऊपर, रफाई प्लाटों के ऊपर, उनको खाली कराया जा सकता है। शादी हाल और अपने कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं जिसपे शॉपिंग प्लाजे बने हुए हैं, दीगर ऑफिस बने हुए, उनको तो खाली कराया जा सकता है क्योंकि वो रफाई प्लाटों में बने हुए। रही बात अगर जो मकानात बनाए गए हैं उनके लिए भी बाहर हमने बात की, कोई मैकेनिज्म बना ले, कोई रिलीफ पैकेज दे दें कि अगर आप खाली नहीं कराए जा कर सकते तो ये जो प्लाट है इनकी खरबों रुपए मालियत है, अगर आप इनको कुछ रिलीफ देते हैं, इनसे प्लाटों की मद में कीमत अगर सरकार ले लेती है तो आपके इदारों का बुरहान भी खत्म हो सकता है। लेकिन जो है वो ना ही इसकी कीमतों की तरफ आते हैं और ना ही जो है ऑपरेशन करते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट और वाटर कमीशन ने आखिरी उनकी समाज जो कराची में हुई थी उन्होंने 15 दिन का इनको टाइम दिया कि शहर में से तमाम तजावुजात का खात्मा करें, फुटपाथ खाली कराएं, पार्क खाली कराएं, जबकि शहर की सूरत हाल ऐसी है कि आप किसी भी फुटपाथ पे तो भी चल नहीं सकते। तो फिर क्या वाटर पंप केडीए की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया गया है कि वो जिस चैलेंजेस का उन्हें सामना है, आबादियां बहुत ज्यादा हैं और मुतलका इदारों की जानिब से तावन नहीं हो पा रहा और वो कब्जा खत्म करवाने में उन्हें मुश्किलात का सामना है, क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एक्चुअल पिक्चर लाई गई है? जी, सुप्रीम कोर्ट को तो मुकम्मल तौर पर और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमारे पास मशीनें नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हमें दिलाए जाएँ, पुलिस और रेंजर्स के हमें ताउन दिलवाए जाए। लेकिन जब इनको पुलिस और रेंजर्स भी फराम कर दी जाती है तो भी ये कार्रवाई नहीं करते क्योंकि इनके अपने मफादात हैं। ये तजावुजात और ये गैर कानूनी जो प्लाट शहर में बने हैं गुज़िश्ता 12-13 साल के दौरान में, तो ये केडीए और केएमसी के अफसरान की मिली भगत से ही बनाए गए, इससे पहले ये मकानात नहीं थे। साथ साथ 1 साल गुजर गया लेकिन इन अहकामात पर सुप्रीम हुक्म पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये खबर फरीद आलम की जो खबर है कराची में जो कब्जा माफिया के पास जगह है उसको बागुजार कराने से मुतालिक रोजनामा 92 न्यूज़ में भी ये खबर पब्लिश हुई है, आप वहाँ भी इसको पढ़ सकते हैं। एक और इंतहाई अहम मामला कोयटा से बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद हैं और कोयटा में जो आपको बताएं कि इस वक्त एंटी करप्शन का महकमा है उसने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में होने वाली जो पिछले 3 साल की बदनवानियाँ हैं उनको लेकर रिकॉर्ड भी तलब किया है। बुशरा, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये बदनवानियाँ किस नौयत की हैं? अरबों रुपए के फंड्स आते हैं कॉरपोरेशन के पास, वो फंड्स कहाँ पे लगते हैं और यहाँ काम करने वाले अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी क्या है? जी, जिस तरह से एंटी करप्शन बलूचिस्तान ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से 2016 से लेकर 18 तक 3 साल का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से जो है इन 3 सालों में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को अरबों रुपए के फंड्स जारी किए गए थे ताकि वो शहर में जो तरक्याती काम हैं, लोगों की शिकायत हैं, उनको दूर करें। लेकिन देखा यह गया कि अरबों रुपए के फंड्स तो आए लेकिन सिर्फ शहर में जो है चंद मुकामात पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई, दरख्तों पर जो है VIP एरियाज में रंग बिरंगी लाइटें लगा दी गई, फुटपाथ जो है उनकी बाउंड्री को कलर कर दिया गया। इसके अलावा शहर में कहीं पर भी कोई भी तरक्याती काम नजर नहीं आया। इस वक्त जो कोयटा शहर की बात की जाए तो सरियाब का इलाका ऐसा है जहां पर आए रोज जो है रात के वक्त चोरी के जो केसेस हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है और जिस तरह से कोयटा में बदअमनी के वाकयात में इजाफा है तो देखा गया है कि वहां पर स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जैसे जैसे मगरिब का वक्त करीब आता है तो शहरियों की कोशिश यही होती है कि वो अपने घरों की जानिब जो है जल्द से जल्द पहुंच
जाएं ताकि अंधेरे में कोई भी ऐसा हादसा हो या वाकया हो उससे बच सकें। लेकिन मेट्रो कॉरपोरेशन को बार बार कहने के बाद और जो है दरखास्त लिखने के बावजूद भी जो है स्ट्रीट लाइट्स वहां पर नहीं लगाई गई। सिर्फ चंद मुकामात पर हमने देखा कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वहां पर सिर्फ खंबे लगा दिए गए हैं, बाकी कोई भी ऐसे इकदाम जो हैं वो वहां पर नहीं किए गए। वीआईपी एरिया की जानिब अगर हम देखें तो कुछ फासले पर जो है हर थोड़े फासले के बाद जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो महकमा है वो फंड्स का सही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब जो है अवाम भी चीख पड़ी है और उसने इसके बाद जो है राब्ता किया है नैब से, और उसके बाद जो है इसके बाद एंटी करप्शन बलोचिस्तान जो है वो भी जो हरकत में आ गई और उसके बाद उन्होंने एक मरासला लिख दिया है। इस वक्त मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो हमारा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का महकमा है ये भी 2019 फरवरी में जो है ये इसके जो नया बल्दियाती निज़ाम आया था ये भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो 84 के करीब काउंसलर आए थे उन्होंने जितना भी फंड हुकूमत की जानिब से दिया गया ये फंड अपने अपने हिस्से का तो ले लिया, लेकिन अपने इलाकों में तरक्याती काम नहीं किए। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें जान मोहम्मद रोड है, फ़कीर मोहम्मद रोड है, आपका सरियाब रोड है, इसके अलावा और दीगर ऐसे इलाके कई शामिल हैं जहां पर रोड जो है वो भी टूट फूट का शिकार हैं। नाली का पानी जो है, नाली का निज़ाम वो भी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से जब नालियों का पानी निकलकर सड़कों पर जमा होता है तो बिल्कुल एक सैलाब का मंजर पेश करने लग जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जिस तरह से एंटी करप्शन बलोचिस्तान ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मरासला भेजा है और 3 रोज़ अब हो चुके हैं, लेकिन ताहाल जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से कोई भी ऐसे कोई हरकत नज़र नहीं आ रही कि वो अपने जो उनके खिलाफ बदउनवानी का जो एक केस सामने आ रहा है कि उसके अपने आप को साफ कर सकें, अपने सफाई पेश कर सकें कि उन्होंने फंड जो है किस मद में जारी किया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का काफ़ी अमला जो है उन्होंने छुट्टियों की दरखास्तें भी देना शुरू कर दी हैं और जो आला अफसरान हैं वो सर जोड़कर बैठ गए हैं कि किसी तरह से इस मामले से निकला जा सके, बचा जा सके। हर शख्स जो है अपनी जानिब से बचने की कोशिश कर रहा है। कहीं पर भी ऐसा कोई मामला देखने में नहीं आया कि अगर उन्होंने कोई तरक्याती काम किए हैं, कहीं पर फंड्स का इस्तेमाल किया है तो वो सबूत जो है इकट्ठा करें और उसको आगे ले जाकर पेश करें। अब जो अवाम है वो भी काफी गम गुस्सा का इजहार करती नजर आ रही है और एंटी करप्शन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से स्पेशली स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से रिकॉर्ड मांगा गया है। इस मंसूबे के अंदर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के हवाले से पता चल सका कि कितनी रकम खर्च की गई या रिकॉर्ड में जाहिर की गई जिससे मुतल्लिक अब एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड मांगा है। और उसके साथ आपकी स्टोरी का दूसरा हिस्सा है कि बलूचिस्तान में नैब ने दीगर 8 महकमों के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज किया हुआ है। बलूचिस्तान के अंदर अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स जारी जरूर होते हैं लेकिन वो अमली तौर के ऊपर कहीं लगते दिखाई नहीं देते। इन 8 महकमों में कौन से महकमे शामिल हैं और उन महकमों में किन बिज़ाब्तियों से मुतल्लिक नैब शिकायत कर रहा है? जी, जिस तरह से स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से आपने बात की तो कोयटा शहर में मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ मुकामात हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की अशद ज़रूरत है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई गई। अरबों रुपए का ये फंड है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिया गया है, क्योंकि जो पहले मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में बल्दियाती निज़ाम आते रहे उस दौर में जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई वो इंतहाई नाकिस थी, उनके खंभे जो हैं वो इंतहाई नाकिस थे। एक छोटे से एक्सीडेंट से या तेज़ हवा चलने की वजह से जो है वो खंभे गिर गए, टूट फूट का शिकार हो गए, वहां से उन खंभों को हटा दिया गया लेकिन नहीं लगाया गया। इस वक्त कोयटा शहर जो मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ नजर आता है सिवाय रेड जोन के, कि रेड जोन में जो है आपको रोशनियां नजर आएंगी, लेकिन जो शहर का दीगर इलाका है, एयरपोर्ट रोड है, इसके अलावा जो सरियाब रोड है, बरूरी रोड का इलाका है, दीगर मुकामात हैं, वहां पर जो स्ट्रीट लाइट्स की कंडीशन है वो इंतहाई खराब है। अरबों रुपए का फंड तो ले लिया गया लेकिन स्ट्रीट लाइट्स जो है वो ना ही बहाल की गई और ना ही नई जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी तनसीबात का अमल जो है वो शुरू किया गया। मुख्तलिफ मुकामात पर हमने देखा कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स के लिए खंबे तो लगा दिए लेकिन वहां पर बल्ब जो है और बिजली का निजाम जो है वो नहीं लगाया गया। दूसरी जानिब जो है एंटी करप्शन बलूचिस्तान और नैब की जानिब से जो दीगर महकमों के लिए कार्रवाइयां शुरू की गई हैं वो कई सालों से ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। 8 मुख्तलिफ महकमे हैं जिसमें सेहत का महकमा है, तालीम का महकमा है, इसके अलावा जो है PHE का महकमा है, QDA का महकमा जो है, खुराक का महकमा जो है, इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं और तहकीकात का अमल जो है काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है और अब जो है तहकीकात का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल है और जल्द ही जो है एहतसाब अदालत में जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, करप्ट अनासिर हैं, उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस भी दायर हो जाएगा। जी ठीक, बुशरा आप कोयटा से हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा में एंशन बलूचिस्तान की जानिब से ये जो रिकॉर्ड तलब किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से हल्के एंटी करप्शन के महकमे पे भी उनकी कारकर्दगी पे भी बहुत से सवालात उठा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद कुछ दीगर खबरें और मामलात पर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का खसारा 400 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया, और वजह क्या है इस तजावुज़ की? बहुत से मामला पाकिस्तान के मीडिया पर डिस्कस होते हैं, लेकिन वो लोग जो PIA के साथ रहे वो क्या कहते हैं? भट्टी साहब, साबिक डिप्टी MD PIA खुर्शीद अनवर साहब के एक वर्किंग पेपर है जिसमें वो निशानदेही कर रहे हैं उन खामियों की जिसकी वजह से PIA जमू हाली का शिकार है, और साथ साथ उनकी तजावीज़ भी हैं, वो हल भी बता रहे हैं। मजीद वो क्या कहते हैं? फैसल, दीगर पाकिस्तानियों की तरह साबिक डिप्टी MD PIA और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे हैं खुर्शीद अनवर साहब, वो उनका दिल भी बड़ा दुखता है PIA की जो मौजूदा उसकी सूरत हाल है, और उसको बेहतर बनाने के हवाले से कई सालों से जो मतलूबा इक़दाम है वो नहीं हो पा रहे, जिसके नतीजे में उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वर्किंग पेपर तैयार किया। हमारी कोशिश थी कि हमने अपने प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर लेते और उनसे मज़ीद कुछ तजावीज़ हासिल करते, लेकिन वो उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। तहम जो उनका वर्किंग पेपर था उसके अंदर उन्होंने बहुत से मसाइल की निशानदही की है, जो ये तासुर दिया जाता है कि PIA को निजकारी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, PIA के माली सूरत हाल बेहतर नहीं बनाई जा सकती। ये बिल्कुल एक गलत सूरत हाल है। उन्होंने इस पूरे सूरत हाल का, जिसकी वजह से PIA 400 अरब रुपये के खसारे तक पहुंचा है, जिसकी वजह से मुसलसल हुकूमत को बेल आउट पैकेज देना पड़ रहे हैं, उनकी निशानदही की है। खुर्शीद अनवर साहब के इस वर्किंग पेपर के मुताबिक कि PIA की जिस नहज पर आज पहुंचा है, ये सिलसिला गुज़श्ता 20 साल से जारी है। गुज़श्ता 20 सालों के दौरान मुख्तलिफ हुकूमतों के दवार में PIA की जो सरबराह की तकर्री थी, जिसके लिए लाजिम था कि ऐसे मौजूद तरीन शख्स का इंतखाब किया जाता जो प्रोफेशनल नॉलेज रखता हो, और उसके साथ साथ PIA को जो मसाइल जो उससे दरपेश हैं उससे निमटने की सलाहियत रखता हो। वो PIA को कॉम्पिटिटिव एयरलाइन बनाने के लिए उसके पास न सिर्फ उसका विजन हो, बल्कि PIA के लिए जो उसके जो रूट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए, उसको बिजनेस बढ़ाने के लिए, उसकी मार्केटिंग बेहतर करने के लिए उसके पास एक वाज़ेह स्ट्रेटजी हो। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये फुकदान रहा है गुज़श्ता 20 सालों में, और उसके साथ गुज़श्ता 14 सालों के दौरान ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो गई, जब हर आने वाली गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ अदवार के अंदर अपने पसंद की बुनियाद के ऊपर अपने मंजूर नज़र अफराद का तकर्रुर किया, जिन्होंने PIA का मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया। इसके हवाले से हम देखते हैं कि जो लेटेस्ट भी हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के रोशनी में जो मुशर्रफ रसूल साहब थे उन्हें PIA से हटाया गया। इसके साथ साथ खुर्शीद अनवर साहब ने जो दीगर तजवीज़ बताई, उन्होंने कहा कि एक बड़ा जुल्म किया गया PIA के हवाले से। जो PIA के रूट्स थे, वो हमारी जो गलत एविएशन की पॉलिसी थी, वो हमने रूट्स, इंटरनेशनल रूट्स की हम बात करें, वो सरेंडर कर दिए। दुनिया भर के अंदर ऐसा कहीं नहीं होता कि आपकी जो कौमी एयरलाइन हो, सबसे पहले वो उन तमाम रूट्स को अवेल करती है जो उस मुल्क की मुसाफिरों की जो उनकी मुख्तलिफ ममालिक को जाने के लिए उनकी जो परवाज़ें हैं उस शेड्यूल के मुताबिक सबसे पहले वो रूट्स कौमी एयरलाइन यूटिलाइज करती है। अगर फिर उसकी कैपेसिटी से बाहर हो तो फिर वो रूट दूसरी एयरलाइन को सरेंडर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला उलट रहा है। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान PIA ने अपने बहुत से रूट्स को सरेंडर किया है। इस बात की ज़रूरत है कि नए रूट्स की तलाश होनी चाहिए, मार्केटिंग के नए तरीक़ेकार अडॉप्ट करने चाहिए, और उसके साथ एक रेलेवेंट सिर्फ और आलमी सतह के ऊपर शोबे हवाबाजी के तमाम अमूर का इल्म रखने वाले शख्स की अपॉइंटमेंट से इस मामले को हल किया जा सकता है। उसके साथ खुर्शीद अनवर साहब ने एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाने वाली रिपोर्ट को भी उन्होंने सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा जी इस रिपोर्ट के अंदर न सिर्फ मसाइल की निशानदही की गई है, बल्कि इसको हल करने के लिए भी कुछ तजवीज़ दी गई, जिसके अंदर रेलिवेंट एक्सपीरियंस के हामिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती भी शामिल है। और फैसला आप सुनकर हैरान होंगे कि मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में ही सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, जो खुद PIA से वाबस्ता रहे, उनके दौर में PIA को माली खसारे से निकालने के लिए कमेटी कायम की गई। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल सेनेट की उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात दी। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर अमल नहीं किया। उसके अंदर सबसे बड़े जो मसले की निशानदही उनकी अपनी ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के सेनेटर ने निशानदही की थी। कहा गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इररेलेवेंट है, वो अपना रोल प्ले नहीं करते, वो सिर्फ मीटिंग इसलिए करते हैं कि सिर्फ उन्होंने वहां शिरकत करनी है और उन्हें एक माकूल स्टाइपेंड्स मिलना है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने भी इस बात की सिफारिश की थी कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया जाए, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उन्हें ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया था। ये वो खराबियां हैं जिनकी उन्होंने निशानदही की, और उसके साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये ऑफर की है कि वो विदाउट एनी फी वो PIA की बेहतरी के लिए अपनी खिदमात, अपना तजर्बा शेयर करने को तैयार हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये जो वर्किंग पेपर है खुर्शीद अनवर साहब का, इसको पढ़ के, इसको देख के क्या लगता है, टाइम फ्रेम कितना है PIA को रिवैम्प करने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था। खुर्शीद अनवर साहब की एस्टिमेशन के मुताबिक, उनकी वर्किंग के मुताबिक
सिर्फ 100 दिनों के अंदर PIA को इस जो उसकी जो खराबी की तरफ जा चुका है, इस खसारे से निकालने के लिए उसकी डायरेक्शन सेट की जा सकती है, उसके खसारे पर काबू पाया जा सकता है सिर्फ 100 दिनों के दौरान, जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट तजावीज़ दे भी दी है कि कौमी एयरलाइन में फौरी तौर के ऊपर कुछ नए तैयारों को शामिल करना चाहिए, नए रूट्स हासिल करने चाहिए, उसके साथ मार्केटिंग को बेहतर बनाना चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अहल लोगों को लेकर आना चाहिए। उनका ये एक दावा है कि सिर्फ 100 रोज के अंदर ही PIA की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। जी ठीक, इंतहाई अहम मामला PIA जो इस वक्त मजमूई तौर पर 400 अरब रुपए का इसका खसारा है, इससे निकलने के लिए खुर्शीद अनवर साहब का जो वर्किंग पेपर है, यकीनी तौर पे जो अरबाब इख्तियार और इख्तिदार हैं उनको भी इसको देखना होगा। ज़ीशान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। ज़ीशान, आपकी ये खबर है WCAP मनसूबा $72.9 मिलियन आलमी बैंक की जानिब से दिए गए मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तियाँ, पहला मरहला इसका मुकम्मल हो चुका है। नैब अब आप कह रहे हैं कि गौर शुरू कर रहा है कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए, ये दरख्वास्त किसने दी और क्या वो वेरीफाई हो चुकी है और किस तरीके से बदनवानी हुई है? जिसमें वासी साहब ऐसे है कि जैसे कि WCAP जो प्रोजेक्ट आलमी बैंक की फंडिंग से शुरू हुआ था, उसके हवाले से हम पहले भी बात करते रहे हैं और हम इसके हवाले से बताते रहे हैं। अभी हाल ही में ये जो हमने नैब के हवाले से ये बात की थी, इसमें बुनियादी तौर पर WCAP के प्रोजेक्ट में एक कंपोनेंट था इरसा का, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का, जिसमें जब ये प्रोजेक्ट की मंजूरी हुई थी 2008 में, तो इसके फ़ेज़ 1 में जो इरसा कंपोनेंट रखा गया था वो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 36 करोड़ रुपए के करीब था। उसके बाद इसके प्रोजेक्ट का पहला मरहला मुकम्मल हो गया और जब दूसरे मरहले के लिए फंड्स एलोकेट किए आलमी बैंक ने, तो उसमें जो इरसा का कंपोनेंट था उसमें इन्होंने अचानक तब्दीली के हवाले से एक इजलास मुनक्किद किया इरसा के साथ 2016 में, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि इरसा के जो फंड्स हैं उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि जो पहले इसका कंपोनेंट था उस कंपोनेंट में इसकी 2 एक्टिविटीज़ बुनियादी तौर पर शामिल की गई थी, जिनमें से एक जो थी वो जो इंडस रिवर बेसन है उसके ऊपर पानी के डिस्चार्ज की मेजरमेंट थी फिज़िकली, और जबकि जो दूसरा कंपोनेंट था उसमें जो टेलीमेट्री सिस्टम था पानी का हुजम जांचने के लिए, उसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से बात की गई थी। जो यहाँ पर अब वो मुबैना माली बदउनवानी और दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप देखें तो इख्तियारात का जो नाजायज़ इस्तेमाल है, जिसके ऊपर अब जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इसको प्रॉब करने के लिए अपनी तैयारी जो है उन्होंने शुरू कर दी है। वो ये थी कि जुलाई 2017 में जो इसकी स्टीयरिंग कमेटी है WCAP प्रोजेक्ट की, उसकी मीटिंग हुई, जिसको हेड किया उस वक़्त जो पानी और बिजली की वजारत थी उनके एडिशनल सेक्रेटरी हसन नासिर जामी ने, और उनके साथ उनकी मावनत में थे जो उस वक़्त भी इसके मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे आरजी बुनियादों पर। उसके बाद उन्होंने छोड़ दी और आजकल वो फिर मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ओहदे पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी वाटर सैयद महर अली शाह साहब हैं। तो इस मीटिंग में इन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो इरसा का कंपोनेंट है उसमें जो पहली एक्टिविटी है इंडस वाटर बेसन के ऊपर पानी डिस्चार्जमेंट की, उसकी जो मेजरमेंट के हवाले से जो एक्टिविटी थी उसको उसमें से निकाल दिया गया, और जो टेलीमेट्री सिस्टम के हवाले से मामला था उसको ऐड करते हुए इन्होंने फ़ंड्स में पाकिस्तानी रुपयों में कोई 25 करोड़ रुपए का इजाफा करके उसके जो टोटल फंड्स थे वो इन्होंने उसको 61 करोड़ रुपया कर दिया। तो इस हवाले से जो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग थी उसमें इरसा के नुमाइंदे भी शामिल थे और बाकी दीगर जो नुमाइंदगान थे आलमी बैंक के भी, वो भी शामिल थे उसमें। तो उसमें ये फ़ैसला किया गया कि जी जो टेलीमेट्री सिस्टम है उसकी कॉस्ट और उसकी जो स्टाफ के अलावा जो उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें इजाफे की वजह से ये जो अब प्रोजेक्ट में इन्होंने इरसा का इजाफी कंपोनेंट शामिल किया था 25 करोड़ रुपये से, इसमें मज़ीद 80 करोड़ रुपये का इजाफा करके जो इसका नई एलोकेशन है इस कंपोनेंट की वो 80 करोड़ रुपये पे ली जाई है, जो कि इन्होंने अपने तौर पर कर दी। अब इसमें सिर्फ जो आम आखिरी नुक्ता मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि इसमें इंपॉर्टेंट ये है जिस पे अब वो नैब का जो हमने बताया कि वो काम करना चाह रही है, कि जो वजारत मनसूबाबंदी तरक्की इस्लाहात है उन्होंने एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी वाटर जो हैं उनको ये बताया कि जो स्टीयरिंग कमेटी है वो अपने तौर पर एक्निक की मंजूरी के बगैर इतनी बड़ी रकम की मंजूरी खुद से देते हुए फ़ंड्स के लिए जो है इस्तेदाद नहीं कर सकती। और इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि जो स्टीयरिंग कमेटी है उसका ये प्रोरोगेटिव नहीं है कि वो इतनी बड़ी रकम की मंजूरी खुद से दे, क्योंकि अगर उन्होंने किसी फ़ंड्स में इजाफा भी करना है जिसको जो वजारत मनसूबाबंदी है उन्होंने अपने ख़त में भी उसको एक बेजा इजाफे के तौर पर बताया है, तो उनका ये कहना है कि जी इतना बड़ा इजाफा जो है वो नहीं हो सकता। अच्छा ईशान, ये बताइएगा कि टेलीमेट्री सिस्टम जो कि बहुत अहमियत का हामिल था
हम सबको पता है कि एक मंसूबे के तहत इस सिस्टम को तबाही से दोचार किया गया। क्या नैब इस मामले की भी तहकीकात करने जा रहा है कि टेलीमीटर सिस्टम को तबाही से दोचार करने वाले नासिर कौन थे और उनके क्या मकासद थे, और उसके साथ वर्ल्ड बैंक की जानिब से इस मंसूबे के तहत क्या वाटर सेक्टर के लिए मजीद फंड्स की फराहमी का सिलसिला भी जारी है, ये अब ये प्रोग्राम खत्म होने जा रहे हैं? सुहेल साहब, इसमें ऐसे है कि जो पहले आपने पहले वाली जो बात की है टेलीमेट्री सिस्टम की, वो वापडा ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया, जो इरसा एक्ट 1991 है उसके बाद। और वो जो टेलीमेट्री सिस्टम था वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ, चाहे कि वो एक मनसूबाबंदी का हिस्सा था, जैसा कि आप इसको बेहतर जानते हैं इन सारे मामलात को। लेकिन दूसरी जानिब अब मौजूदा लड़ाई जो है वो इवन सूबों में, ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध में टेलीमेट्री सिस्टम के निज़ाम को लेकर जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। वो इरसा के जो टेलीमेट्री सिस्टम का निज़ाम है उसके ऊपर वो रिलाई नहीं करते, और वो सूबे जो हैं वो अपने तौर पर इस सारे मामलात को, टेलीमेट्री के इंस्टॉलेशन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन का इसमें पहलू है कि आलमी बैंक के हवाले से, वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 7 जुलाई 2017 को स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें हसन नासिर जामी ने बड़ा क्लियरली ये वाज़े पैगाम दिया था मीटिंग के अरकान को कि जो वर्ल्ड बैंक की फ़ंडिंग है उसका हमें 15% जो है नेक्स्ट फेज़ का, वहाँ तक का उन्होंने टारगेट डिसाइड किया था कि जहाँ पर उन्हें ले जाना चाहिए। लेकिन इन तमाम मामलात को देखते हुए आलमी बैंक ने जो है वो इनकी जो फंडिंग है वो अब तक दूसरे फेज़ में सिर्फ 5% तक जो है जारी की है, जो इंतहाई सुस्तगी का शिकार है, और जिससे नज़र ये आता है कि शायद आगे भी ये मामला फंड्स के रिलीज़ का ऐसे ही ठीक। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बात की कि पंजाब और सिंध में जो है अब पानी के मामले पे लड़ाई होने जा रही है। भट्टी साहब, लग रहा है कि अब इसका आगाज़ हो गया है, क्योंकि जो इरसा के मेंबर सिंध हैं राव इरशाद साहब, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी आपाशी को ख़त लिखा है, सेनेटर्स की कमेटियों में अदम शिरकत का शिकवा भी किया है। मज़ीद इस ख़त के मतन में क्या है और इस ख़त को मद्देनज़र रखते हुए ये लड़ाई अब यहाँ सिमट जाएगी या तूल पकड़ेगी? फैसल अभी ज़ीशान जावेद की स्टोरी में जिन अमूर की निशानदही की गई थी उसी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक है इस स्टोरी के साथ। सूबों के दरमियान, बिलखसूस पंजाब सिंध के दरमियान और सिंध और बलूचिस्तान के मबैन पानी की तकसीम और फ्राहमी के हवाले से मुसलसल तनाज़ात रहते हैं। लेकिन अब ये तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, इसलिए कि जो हमारे मुतल्लिक़ा फ़ोरम है वो इन मसाइल को हल करने के लिए कोई संजीदा ठोस इक़दाम नहीं उठा रहे। रिसेंटली एक ख़त लिखा गया है मेंबर पंजाब इरसा राव इरशाद अली खान की जानिब से, जो कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को लिखा गया है, और उसके साथ साथ सेक्रेटरी आपाशी पंजाब को भी इस मामले की निशानदही की गई है। ये मसला ये है कि ये जो हमने पानी की फराहमी और तकसीम के हवाले से बात की, जब इसके ऊपर सूबों के दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा होता है तो अल्टीमेटली इस मामले को लेकर पार्लियामेंट हाउस में आते हैं, और पार्लियामेंट हाउस में ये मामला मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटीज़ को अरसाल कर दिया जाता है। आज का स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर काफ़ी इफेक्टिवली इन मामलात के ऊपर बातचीत हो रही है, और इन चीज़ों को, इन मसाइल को हल करने के हवाले से, इक़दाम करने के हवाले से एक संजीदा कोशिश की जा रही है। इस हवाले से अक्टूबर के महीने में इससे मुतल्लिका पानी की किल्लत से मुतल्लिक पानी की तकसीम के हवाले से और सूबों के दरमियान पानी की फराहमी के मामले के ऊपर सेनेट की कायमा कमेटियाँ 3 मुख्तलिफ कमेटीज़ के इजलास मुनक्किद हुए। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर जो सब जिन खदशात का, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया सिंध की जानिब से, वो तमाम मामला भरपूर तरीके से इन कमेटीज़ में उठाए गए सिंध की जानिब से, इनके सिंध के अरकान सेनेट की जानिब से। ताहम वहाँ पर इरसा के जो मेंबर थे, अथॉरिटी थी, वो तो मौजूद थे, जिसके अंदर मेंबर पंजाब राव इरशाद अली खान भी मौजूद थे। लेकिन वो रोल जो पंजाब के अरकान पार्लियामेंट ने या पंजाब के सेनेटर साहिबान ने अदा करना था, पंजाब की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इरसा के जो हवाले से जो उसका कानूनी, जो उसका पैरामीटर्स हैं, जो उसका हदूद है, उससे मुतल्लिक जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार करना था, जो मसाइल को हल करने के लिए तजवीज़ उन्होंने देनी थी, हैरानकुन तौर के ऊपर अक्टूबर में मुनक्किद होने वाली इन तीनों कमेटियों में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला एक भी सेनेट इन इजलासों में शिरकत नहीं कर सका, शरीक नहीं हुआ। ये एक संजीदगी का आप आलमी से जान सकते हैं। दूसरी जानिब सिंध की जानिब से जिन मसाइल को टेकअप किया गया उसके ऊपर इन कमेटीज़ में सिफारिशात तय होने जा रही हैं, और खदशा था कि ये वन साइडेड सिफारिशात आ सकती हैं, जिसके बाद फिर सूबों के मबैन तनाज़ात बढ़ेंगे, मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाएगा, और जब एक फोरम के ऊपर एक फैसला हो जाएगा
फिर उन फैसले को अंडू करने के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। लिहाजा मेंबर पंजाब इरसा राव इरशाद अली खान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को वज़ीर-ए-आला पंजाब की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाते हुए उनसे सिफारिश की है कि आइंदा इन कमेटीज़ का जब भी इजलास हो तो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सेनेट को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो इन कमेटियों में तैयारी के साथ शिरकत करें और वहाँ पर जो पंजाब का मौक़िफ़ है दुरुस्त अंदाज में पेश करें, ताकि सूबों के दरमियान कोई गलत सिफारिशात ना आए जिसके ऊपर मज़ीद इख्तिलाफ़ात बढ़ सकें। इसके हवाले से सिंध के अरकान ने कुछ मज़ीद मुतालबात भी इन कमेटीज़ में पेश किए। स्पेशली बहुत तवील अरसे से सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं चश्मा जेहलम लिंक कैनाल को पंजाब को पानी की फराहमी के हवाले से। अब लेटेस्ट सिंध के अरकान पार्लियामेंट ने एक मौक़िफ़ अडॉप्ट करना शुरू किया है कि चश्मा जेहलम लिंक कैनाल ये एक फ्लडेड कैनाल है। उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जब पानी की किल्लत हो उस वक्त तक इस सीजे लिंक को किसी सूरत खोलकर पंजाब को पानी की फराहमी शुरू ना की जाए, और अगर जिस वक्त ज़रूरत भी पेश आए कि अगर आपने दरियाए सिंध से चश्मा जेहलम लिंक कैनाल के ज़रिए पंजाब को पानी की फराहमी शुरू करनी है तो सिंध की मंजूरी हासिल की जाए, ये उनका मुतालबा था। दूसरा एक और उन्होंने मुतालबा ये पेश किया कि मंगला डैम को भरने के लिए जब दरियाए जेहलम में पानी का फ्लो होता है सीज़न के दौरान और रवा साल मंगला डैम नहीं भरा जा सका, तो इरसा की जानिब से ये स्ट्रेटजी होती है कि डैम को भरा भी जाए और उसके साथ साथ कुछ पानी रिलीज भी किया जाए। सिंध ये कहता है कि जब पानी की किल्लत का हमें सामना हो तो मंगला डैम को जितना पानी उसमें दाखिल हो उतना ही पानी खारिज कर दीजिए, पानी वहाँ पर स्टोर ना किया जाए। और ये एक बड़ा मुतालबा है कि मंगला डैम को ऐसी सूरत हाल में भरना नहीं चाहिए। अब वहाँ पर जो इरसा के मेंबरान हैं उन्होंने अपनी जुरिडिक्शन के मुताबिक अपने इख्तियारात के मुताबिक अपना रोल प्ले किया, लेकिन चूंकि मामला सेंसिटिव हैं कायमा कमेटीज़ में मामला ये टेकअप हो चुके हैं और इस मामला के ऊपर मुतल्लिका कायमा कमेटीज़ सिफारिशात तैयार करने जा रही हैं, लिहाजा वहाँ पर पंजाब के जो अरकान हैं सेनेटर्स हैं उनकी शिरकत लाजमी बनाना ज़रूरी है। वरना इस खत के अंदर ये निशानदही की गई है कि अगर पंजाब के अरकान ने अदम दिलचस्पी का यूं ही मुजाहरा जारी रखा तो इसके नतीजे में बिला जवाज़ पंजाब को जो पानी मिलता है उसके हिस्से के ऊपर कटौती हो जाएगी, जिसके बाद फिर एक तनाज़ात मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगे। लिहाजा इन मामलात को टाइमली टेकअप करना चाहिए और अरकान पार्लियामेंट को जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें पानी के मामले के ऊपर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कायमा कमेटीज़ के अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल यकीनी तौर पर। और ये जो मेंबर सिंध इरसा हैं उनकी जानिब से ये ख़त, अब देखते हैं जो सेनेटर्स हैं पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कायमा कमेटियों में अपना किरदार अदा करते हैं या नहीं। एक और इंटरबोर्ड कमेटी के इजलास की कार्रवाई और पाकिस्तान में पर्चों में नकल रोकने का जो सिलसिला है वो जारी है। इकराम होती साहब, आपकी ये खबर है, ये बूटी का राज बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कब से सिस्टम बनाया जा रहा है और किस हद तक अमल दरामद शुरू हो गया है इस सिस्टम पे? जी, ये इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन 32 इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी बोर्ड कमेटीज़ हैं, उनमें ये राब्ता होना था। और ये जो राब्ता है, इस राब्ते के ज़रिए जो कि फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री के ज़रिए होना था, इस राब्ते के ज़रिए 3-4 मामलात जो हैं उनको ठीक करना था। उसमें पहला ये था कि मुल्क भर में जो नकल की जाती है इम्तिहानों में, इस नकल को रोकना था। उस नकल को रोकने के लिए जो काम 1972 से इन्होंने किया है उसका नतीजा ये है कि नकल पहले 3% थी, आज ये 25% समझी जा रही है। दूसरा जो मामला था कि सारे मुल्क में एक ही निसाब डाला जाए। इस एक निसाब को डालने के लिए ये ज़रूरी था कि ये जो 32 मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं ये सिफारिशात पेश करें कि उनके सूबों में जो जो ज़रूरत के तहत निसाब मुख्तलिफ किया गया है उसकी वजूहात बयान करें। इस पे भी कोई रिपोर्ट 72 से लेकर अब तक नहीं आई। तीसरा जो मामला था वो ये था कि जो सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं बाहर जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको, कि पाकिस्तान में उनकी तालीम क्या है, उसको तस्दीक करने के लिए ताकि वो बाहर दाखिले ले सकें या फिर नौकरी कर सकें, तो उसके लिए भी इन्होंने एक सिस्टम वज़ा करना था जो कि आज तक नहीं हुआ। और अब भी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला लेते हैं या मुलाजमत करते हैं तो उनको पाकिस्तान आकर धक्के खाने पड़ते हैं और वो मामला भी उनका ठीक नहीं होता। फिर इसके बाद जो पर्चों की मार्किंग है, यानी कि इम्तिहान दिया और पर्चे उनकी मार्किंग होनी है, उनकी मार्किंग का सिस्टम भी ठीक करना था ताकि गलत मार्किंग ना हो, ताकि पैसे लेकर जो मार्किंग करने वाले लोग हैं वो गलत मार्किंग ना करें और गैर
कानूनी तौर पर किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिस पे बड़ा एतराज़ उठाया जा रहा है इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी बोर्ड में कि ये लोग पैसे देकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, तो इस मामले को भी रोका जाए। फिर इसके अलावा ये था कि पूरे पाकिस्तान में हर सब्जेक्ट का एक ही पर्चा हो, और इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन चूंकि निसाब एक है लिहाजा पर्चा भी एक हो, इसके लिए भी काम किया जाना था। लेकिन रिपोर्ट ये पेश की गई है अब बैन सूबाई राब्ता जो सेनेट की कमेटी है उसमें कि ये काम भी नहीं हो। ठीक, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब आपका, सुहेल इकबाल भट्टी साहब आपका, फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।